मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस 12वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित है। और आज हम बात करेंगे कि क्रैमर्स डिजनरेसी क्या होती है, क्रैमर्स का थ्योरम क्या है और ज़ीरो फील्ड इफेक्ट क्या होता है। आइए इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रैमर्स और नॉन क्रैमर सिस्टम ये क्या होते हैं। तो ऐसे सिस्टम सिस्टम का मतलब एटम या मॉलिक्यूल या आयन जो भी हो, जिनमें ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑड मतलब 1 3 5 7 9। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है तो ऐसे सिस्टम्स को क्रैमर सिस्टम कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन एटम भी क्रैमर सिस्टम का एक उदाहरण हुआ। इसी तरह से क्रोमियम 3d3, Mn2d5 इत्यादि ऐसे सिस्टम हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, विषम है, ऑड है। और दूसरी तरफ ऐसे भी सिस्टम्स होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, 4 या 6 इत्यादि, और इनको कहा जाता है नॉन क्रैमर सिस्टम। जैसे ऑक्सीजन, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, निकिल 2d8, डायमेरिक 3d9 कॉपर 2, नेप्थलीन का जो रेडिकल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार ये कहलाते हैं नॉन क्रैमर सिस्टम। अब क्रैमर सिस्टम पे हम आते हैं। अब सबसे जो सिंपल क्रैमर सिस्टम होता है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और वो होता है हाइड्रोजन एटम का। तो हाइड्रोजन एटम में आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो स्पिन करता रहता है और उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। तो ये क्रैमर सिस्टम का सबसे सरल उदाहरण होता है। अब चूंकि यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होगा, और स्पिन क्वांटम नंबर अगर हाफ है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी ms बराबर होता है 2s+1। s क्या है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। अब चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए s का मान भी हाफ होगा। और अगर आप इस फार्मूले में 2s+1 में s बराबर हाफ रखेंगे तो आप देखेंगे कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 आती है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 आने का मतलब होता है कि 2 डीजनरेट एनर्जी लेवल्स होंगे। तो हाइड्रोजन एटम में जब कोई भी बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई जाती है तो डीजनरेट एनर्जी लेवल्स 2 होते हैं, E1 और E2, जो ऊर्जा में बिल्कुल समान होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार इस डीजनरेसी को कहा जाता है क्रैमर्स डीजनरेसी। तो क्रैमर सिस्टम में जो डीजनरेसी होती है उसको क्रैमर्स डीजनरेसी कहा जाता है। अब हम ये देखें कि ये जो डीजनरेसी है, मतलब दोनों एक से एनर्जी लेवल हैं, क्या ये अपने आप रिमूव हो सकते हैं, रिजॉल्व हो सकते हैं। तो रिजॉल्व होने का मतलब या रिमूव होने का मतलब होता है कि ये E1 और E2 जो अभी ऊर्जा के मान में बिल्कुल एक से हैं वो अलग अलग हो जाएं। तो अगर E1 अलग हो जाए, E2 अलग हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो डीजनरेसी है वो रिजॉल्व हो गई है या रिमूव हो गई है, अलग हो गई है। अब चूंकि बाहर से हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अभी नहीं लगाई है, तो हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये E1 E2 दो एनर्जी लेवल, ये डीजनरेट एनर्जी लेवल हैं। तो हम देखते हैं कि अपने आप इनको हटाना संभव नहीं है। मतलब अपने आप E1 और E2 को हटाना या रिमूव करना संभव नहीं है। परंतु बाहर से जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं H=H, तो बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट और जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और इस प्रकार जैसे पहले भी हम देख चुके हैं कि ये जो E1 E2 हैं ये अलग हो जाते हैं। E1 लोअर एनर्जी लेवल, E2 हायर एनर्जी लेवल। तो इसका मतलब हुआ कि जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे हम, तभी इस डीजनरेसी को हम रिमूव कर सकते हैं या रिजॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो क्रैमर सिस्टम की जो डीजनरेसी है
उसको अगर आपको हटाना है, रिमूव करना है, तो केवल और केवल हम बाहर से जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे तब तक वो रिमूव नहीं होगी। तो हमारा जो ये ऑब्जर्वेशन है कि बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ही डिजनरेसी समाप्त होगी, इसी को क्रैमर थ्योरम कहा जाता है। तो क्रैमर ने, डच फिजिसिस्ट थे H.A. क्रैमर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उसको क्रैमर थ्योरम कहा जाता है। तो क्रैमर थ्योरम के अनुसार ऐसा सिस्टम जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मतलब क्रैमर सिस्टम, डीजनरेसी को केवल बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से ही हटाया जा सकता है या रिजॉल्व किया जा सकता है। तो इसका मतलब होगा कि अगर क्रैमर सिस्टम है, मतलब सिस्टम क्रैमर होना चाहिए, ये आवश्यक है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें होना चाहिए, ये जरूरी है। तो अगर क्रैमर सिस्टम है तो उसमें डीजनरेसी को अगर आपको हटाना हो, उसको रिजॉल्व करना हो, तो एक ही तरीका है, बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बाहर से जब तक मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं लगाएंगे, डीजनरेसी कभी भी नहीं हटेगी। यही क्रैमर का थ्योरम है। अब हाइड्रोजन के अलावा हम दूसरे क्रैमर सिस्टम देखें जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक से अधिक हैं। तो एक के बाद जो ऑड नंबर आता है, विषम संख्या आती है, वो है 3। तो एक ऐसा सिस्टम अब अपन देखते हैं जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, S1 S2 S3। ये देखिए, S1 S2 और S3, तीनों के स्पिन क्वांटम नंबर कितने हैं? हाफ। तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा? तीनों को जोड़ दो आप तो 3/2 आ जाएगा। अब टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है? सूत्र के द्वारा 2s+1। s का मान रख दीजिए 3/2, यहाँ से जो निकाला था, तो आ जाएगा यहाँ पे 4। इसका मतलब होगा कि 4 डीजनरेट एनर्जी लेवल्स होंगे यहाँ पर, E1 E2 E3 और E4। ये देखिए, E1 E2 E3 E4, कोई मैग्नेटिक फील्ड हमने बाहर से नहीं लगाई है, और ये 4 डीजनरेट एनर्जी लेवल यहाँ पर हैं, और ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तीनों के आप देखिए अलग अलग ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं, और ये इसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। अब ये जो 4 एनर्जी लेवल्स हैं, इनको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, ms इक्वल्स टू -3/2, -1/2, 1/2 और 3/2, या आप चाहें तो E1 E2 E3 E4 भी लिख सकते हैं। तो ये जो लेवल्स हैं, ms इक्वल्स टू -3/2, -1/2 और हाफ और 3/2, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के जो मान हैं, देखिए किस तरह से आए हैं। यहाँ पे देखिए E1 में तीनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो पैरेलल है, और प्रत्येक का मान है -1/2, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है या डाउनवर्ड है। तो टोटल कितना हो जाएगा? -3/2। E2 एनर्जी लेवल में स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान है -12। क्यों है -12? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो पैरेलल हैं नीचे की तरफ, पर एक ऊपर है, ये वाला ऊपर है। तो ये कॉम्बिनेशन में आप देखिए टोटल स्पिन क्वांटम नंबर या ms का मान कितना हो जाएगा? -12, इन तीनों को जोड़ने पर। अब तीसरे को देखिए, तीसरे में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर है, दूसरे की भी ऊपर है, परंतु तीसरे की डाउनवर्ड है। तो टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, या ms इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा। और E4 में क्या है? तीनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो पैरेलल है और ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है। तो प्रत्येक की स्पिन प्लस हाफ है, तो टोटल हो जाएगा 3/2। तो ms के 4 मान होंगे, -3/2, -1/2 और 1/2 और 3/2। और ये जो मान हैं ये किस प्रकार आते हैं? इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनों के कॉम्बिनेशन से, उनकी स्पिन के कॉम्बिनेशन से आप ये प्राप्त करते हैं। तो ये जो 4 एनर्जी लेवल्स हैं, एक सी ऊर्जा के हैं, ये डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हैं। तो इनको भी अपन कहेंगे कि ये क्रैमर्स डीजनरेसी है। अब फिर से सवाल ये उठता है कि क्या इस क्रैमर्स डीजनरेसी को अपने आप हम हटा सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं? तो अपने आप रिमूव करने का या रिजॉल्व करने का अर्थ होता है, क्या अपने आप E1 E2 E3 4 4 अलग अलग ऊर्जा स्तरों में अलग पृथक हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे? तो हमारा उत्तर है नहीं।
तो जब फील्ड H इक्वल्स टू 0 है, मतलब बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड जब तक जो हम लगाते हैं, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं जब तक हम बाहर से, तब तक संभव नहीं है। जो E1, E2, E3, E4 हैं वो 4 एनर्जी लेवल बने रहेंगे। परंतु जैसे ही बाहर से हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं H इक्वल्स टू H, ये चारों एनर्जी लेवल सेपरेट हो जाते हैं। किसमें? E1, E2, E3 और E4 में। इस प्रकार बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर इन एनर्जी लेवल्स में सेपरेशन हो जाएगा, मतलब इनकी जो डीजनरेसी है ये समाप्त हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी या रिमूव हो जाएगी। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि क्रैमर सिस्टम जिनमें ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा, उनकी डीजनरेसी को बिना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के समाप्त करना या रिजॉल्व करना या रिमूव करना संभव नहीं है। तो अगर किसी क्रैमर सिस्टम में जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनपेयर्ड, उनकी डीजनरेसी हटाने का एक और केवल एक तरीका है कि बाहर से मैग्नेटिक फील्ड हम लगा दें, अदरवाइज डीजनरेसी समाप्त नहीं होती। इस प्रकार से ये क्रैमर सिस्टम को हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, नॉन क्रैमर सिस्टम को देखते हैं। नॉन क्रैमर सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इवन होते हैं, 2, 4, 6। तो सबसे सिंपल है 2। तो एक ऐसा सिस्टम हम लें जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, S1, S2, और दोनों की जो स्पिन है, क्वांटम नंबर है, वो है +12+12। तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर 1 होगा, और इसलिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो मान है, जैसा पहले निकाला है 2s+1, तो वो बराबर हो जाएगा हाफ 1 हो जाता है, तो यहाँ 1 रख देंगे आप, तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 मान अगर होंगे ms के, तो कौन कौन से वैल्यूज होंगे? -1 होगी, 0 होगी और +1। इसका मतलब हुआ कि इस नॉन क्रैमर सिस्टम में जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं अनपेयर्ड, 3 डीजनरेट एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या ये डीजनरेसी बिना मैग्नेटिक फील्ड के समाप्त की जा सकती है, रिजॉल्व की जा सकती है या नहीं। तो देखिए 3 डीजनरेट एनर्जी लेवल्स यहाँ पे बने हैं। ms इक्वल्स टू 0, दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पिन एंटी पैरेलल है। ms इक्वल्स टू +1, दोनों की पैरेलल है ऊपर की तरफ। और ms इक्वल्स टू -1, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन पैरेलल है और नीचे की तरफ है। तो ये तीनों जो एनर्जी लेवल हैं, इनको एक ही लेवल में हमने इसलिए बनाया है ताकि आप समझ पाओ कि तीनों एनर्जी लेवल्स एक से मान के हैं और कैसे हैं? डीजनरेट हैं। अब ये डीजनरेसी क्या बिना बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के समाप्त हो सकती है? तो इसका उत्तर ये है कि बिना बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के ये डीजनरेसी समाप्त हो सकती है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसकी, और इनकी स्पिन जो है वो एंटी पैरेलल है। तो आपस में जो टोटल इनका इफेक्ट होगा वो 0 हो जाता है, एक दूसरे को वो कैंसिल कर देते हैं। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों पास पास हैं, और इनकी स्पिन कैसी है? पैरेलल है, मतलब इनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं वो भी पैरेलल हैं। तो ये क्या करते हैं? ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के मान को बढ़ाते हैं। चूंकि इनकी स्पिन, इनके मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही दिशा में हैं, पैरेलल हैं, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के मान को बढ़ाते हैं, और इस प्रकार ये जो एनर्जी लेवल है ms इक्वल्स टू -1, ये अपने मान से बढ़ जाता है, रेज हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन चूंकि एक ही डायरेक्शन में है, उनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स भी एक ही डायरेक्शन में हैं, और पैरेलल स्पिन होने के कारण ये एक दूसरे के मान को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, और इस प्रकार ms इक्वल्स टू +1 जो एनर्जी लेवल है, इसका मान भी बढ़ जाता है। तो हालांकि ये तीनों डीजनरेट हैं, पर इलेक्ट्रॉनों की पैरेलल स्पिन होने के कारण इनकी एनर्जी का मान अपने आप बढ़ जाता है, बिना किसी बाहरी सहायता के। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है बताना कि बिना किसी बाहरी फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के, इनका मान
क्या होता है, इनका मान बढ़ जाता है। और आपको मालूम है कि इस इंटरेक्शन को, जैसे पहले वीडियो में आपको दिखाया है, इसको कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर इंटरेक्शन। तो फाइन स्ट्रक्चर इंटरेक्शन के कारण क्या होता है, ये ms इक्वल्स टू -1 और ms इक्वल्स टू +1, ये दोनों एनर्जी लेवल के मान बढ़ जाते हैं। इसलिए जो पहले डीजनरेसी थी, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई थी, अब क्या होता है, बिना मैग्नेटिक फील्ड लगाए ही बिना लगाए मैग्नेटिक फील्ड, ये जो डीजनरेसी है ये समाप्त हो जाती है और अपने आप ms इक्वल्स टू -1 जो पहले यहाँ इस लेवल में था बढ़ जाता है, ms इक्वल्स टू +1 जो पहले नीचे था अब वो भी बढ़ जाता है। तो अपने आप ये दोनों ऊर्जा स्तर बढ़ जाते हैं, एलिवेट हो जाते हैं, एनहेंस हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगी थी तो यहाँ पे डिजनरेसी थी, और अब भी हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड बाहर से नहीं लगाई है, पर इसके बाद भी ms इक्वल्स टू 0 तो यही है, पर बाकी ms इक्वल्स टू -1 और +1 जो लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, ये अपने आप बढ़ गए हैं। और इस प्रकार तीनों एनर्जी लेवल्स आपस में अलग अलग हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि बिना मैग्नेटिक फील्ड के ही यहाँ पे डीजनरेसी रिजॉल्व हो जाती है। और इस प्रकार बिना मैग्नेटिक फील्ड के, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड के डीजनरेसी अगर समाप्त होती है, रिमूव होती है, तो इसको कहा जाता है जीरो फील्ड इफेक्ट। तो ये जीरो फील्ड इफेक्ट नॉन क्रैमर सिस्टम में होता है, क्रैमर सिस्टम में ये नहीं पाया जाता। तो इसका ये निष्कर्ष निकला अब कि ऐसे सिस्टम जिनमें ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 3, 5, 7 इत्यादि, जो क्रैमर सिस्टम कहलाते हैं, उनकी डीजनरेसी भी क्रैमर्स डीजनरेसी कहलाती है। उसको अगर आपको रिजॉल्व करना है, समाप्त करना है, तो बिना एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किए संभव नहीं है। परंतु जो नॉन क्रैमर सिस्टम होते हैं, जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 4, 6, 8 इत्यादि, उन उनके जो डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हैं वो बिना एक्सटर्नल फील्ड के ही समाप्त हो जाते हैं, मतलब रिजॉल्व हो जाती है डीजनरेसी, और इसको जीरो फील्ड इफेक्ट कहा जाता है। तो ये क्रैमर सिस्टम हो गया और जीरो फील्ड इफेक्ट। अब इसके बाद जो हमारा ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, केवल आपको सब्सक्राइब करने की देरी है और आप सारे वीडियो एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे होगा, और इस जैसे सारे वीडियो हैं सरल हिंदी भाषा में, तो इस समझने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।